नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कुछ वक्त पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट देशों को धमकी दी थी और उसके बाद जो ताजा अपडेट आई है वो ये कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और इसी के साथ नेतन्याहू का बयान है जिसमें वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर हमने हमला किया है तो वापसी में वो लोग भी बदला लेंगे, हमला करेंगे और शायद इसीलिए आपातकाल का भी ऐलान किया गया है और जो एयरबेस है उनको भी ढक दिया गया है, कवर कर दिया गया है। अब एक तरफ अमेरिका, आप जानते हैं, प्रॉक्सी वॉर करता है, वो कभी डायरेक्ट फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेलता है और इसीलिए धमकी उसने भले ही दी थी लेकिन इस वॉर से वो खुद को अलग कर रहा है कि मेरा इसमें कोई योगदान या कोई सहयोग नहीं है। नेतन्याहू ने ट्रंप का नाम लेकर उनको थैंक यू कह दिया है, जिसके बाद से जग जाहिर हो गया कि अमेरिका का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। अब चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, वो एक तरफ आए हुए नजर आ रही हैं और बाकी देश एक तरफ। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? इसमें भारत का क्या योगदान होगा? भारत किस तरफ होगा? आज इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यूं तो हम कानून पर अक्सर बात करते हैं अश्वनी उपाध्याय जी से, लेकिन अश्वनी जी आज थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालिए। आहट हो गई है, आगाज हो गया है थर्ड वर्ल्ड वॉर का? बिल्कुल ऐसे लग तो ऐसे ही रहा जिस तरीके का शुरू हो गया है ईरान और इजराइल के बीच में। युद्ध पहले भी होते थे, बिल्कुल, इसे तो मदर ऑफ ऑल वॉर कहा जा रहा है। हाँ, युद्ध पहले भी होते थे, बाकायदा महाभारत हुआ ही था, एक बड़ा युद्ध हुआ था उस समय धर्म युद्ध था, उस समय धर्म और धर्म के आधार पर युद्ध हुआ था। फिर मजहबी वार शुरू हो गए जिसको रिलीजियस वॉर कहते हैं। आज की डेट में जो युद्ध हो रहा है वो केवल जर जोरू गुलाम के लिए नहीं हो रहा है, वो बिजनेस व्यापार के लिए हो रहा है। कहीं कुएं का तेल कब्जा करना तो कर लिया, कहीं बहुत खनिज हैं, बहुत संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वहाँ पे कब्जा कर लिया है। अल्टीमेटली ले दे के मैं तो ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करने के लिए एक बड़ा कारण हो चुका है आज की युद्ध का। एक और भी बड़ा कारण है कि जो अपना आर्म्स बनाने वाली कंपनियाँ हैं, जो आर्म्स बनाती हैं, वो मिसाइल बना रही हैं, जहाजी बेड़े बना रहे हैं, बम वर्षक बना रहे हैं, बारूद बना रहे हैं, बड़े बड़े जो है हथियार बना के दे रही हैं, वो भी चाहती हैं कि कंपनियां भी लगातार युद्ध चलता रहे। जैसे दवा बनाने वाली कंपनी हमेशा चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हो जाए, तभी तो उसकी दवाई बिकेगी। वकील हमेशा चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा केस आता रहे, आपस में लोग लड़ते भिड़ते रहें, जिससे कोर्ट में आते रहें तो केस खूब चलता रहे। अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी चाहता है खबरें आती रहें, मीडिया भी चाहती है ऐसी खबरें चलती रहे। नहीं तो फिर मीडिया को इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फिर कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पर डिस्कशन करना पड़ेगा। अभी तो क्या हुआ, अच्छा यहाँ जहाज गिर गया, यहाँ बम फूट गए, यहाँ आतंकवादी हमला हो गया, सोनम बेवफा निकल गई, तो आप लोगों का 24/7 लगातार इस पर फोकस है। कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिव चीज़ों पे फोकस है। तो इसलिए आज का जो युद्ध है उसकी फ्रीक्वेंसी इसलिए ज़्यादा हो चुकी है कि कई फैक्टर हो चुके हैं। अब वो टाइम चला गया कि वो राजकुमारी से प्रेम है इसलिए उसके ऊपर युद्ध अटैक कर दिया, वो बहुत कम होता था। भाई पृथ्वीराज जी आए थे, अब बिजनेस वॉर चल रहा है और बिजनेस वॉर में नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना है और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने हथियार बेचने हैं, अपनी डोमिनेंस को दिखाना है कि भाई हम जो चाहेंगे हम करेंगे। अमेरिका हमेशा से ये करता रहा है, वो दो देशों को लड़ा के, और कई बार तो ये भी देखा गया कि दोनों को अपने हथियार बेचता है। जैसे भारत आप देख लो, भारत भी अमेरिका से हथियार लेता है, पाकिस्तान से भी लेता है। तो अमेरिका तो हमेशा चाहेगा भारत पाकिस्तान आपस में लड़ते रहे कि जैसे दोनों हमारी सप्लाई चलती रहे। और रूस यूक्रेन वॉर में तो चाइना ने हाँ दोनों जगह अपने सैनिक भेज दिए, ये एकदम यही हो रहा है। तो इनफैक्ट इसको देश भी नहीं कर रहे। मैं तो जिसको कहता हूं ना कि बीच में अमेरिका चाहता, अमेरिका नहीं चाह रहा है। अमेरिका के जो आर्म्स डीलर हैं, जो आर्म्स बनाने वाली, हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, वो चाह रही हैं। और अगर अमेरिका किसी भी देश का शासक भी वही काम कर रहा है, इसका मतलब वो शासक वो देश के लिए नहीं, वो जो डीलर हैं, जो हथियार बनाने वाली कंपनी, उनके इशारे पे काम कर रहा है। अगर ट्रंप कुछ इस तरीके का कर रहे हैं तो इसका मतलब ट्रंप अमेरिका के लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ट्रंप जो है वो बाकायदा जो वहाँ के हथियार डीलर हैं, हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, जेट बनाने वाली कंपनियां हैं, मिसाइल बनाने वाली कहीं न कहीं उनके लिए कार, और यही सच्चाई है। एक लॉबी ये बहुत मजबूत है, पैसा बहुत है इसमें। जैसे जो फार्मा माफिया है, फार्मा में लगभग 90% की मार्जिन है। जो दवाई 10 रुपये में तैयार हो जाती है कंप्लीट, मतलब उसमें
उस कंपनी के वर्कर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, मार्केटिंग वालों की सैलरी सबकी निकाल दीजिए, तो जो दवाई 10 रुपये में बनती है वो लगभग 100 रुपये में बिकती है। 90% की सीधे सीधे मार्जिन होती है। सेम यही मार्जिन आपके हथियार में भी है। जो मिसाइल 10 करोड़ की बन जाती है, आराम से 100 करोड़ की बन जाती है। ये जो 2-2 हज़ार करोड़ का जो बम वर्षक और सब बाकी लोग बेचते हैं ना, इनफैक्ट उनकी लागत, किसी की भी लागत 200 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, बिकता वो 2000 करोड़ का है। ये कड़वी सच्चाई है। चाहे वो जो भी फाइटर जेट हो या जो भी है, चाहे वो XYZ किसी भी देश का चल रहा हो। अब ये हथियार बनाने वाली कंपनियां, अगर युद्ध होगा ही नहीं तो उसे हथियार खरीदेगा कौन? हथियार भी ये कोई अनलिमिटेड टाइम के लिए तो होते नहीं है, 2-3 साल के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। जैसे आपका दिवाली का पटाखा अगर 2 साल आपने 3 साल नहीं चलाया तो वो बेकार हो जाएगा। अब दिवाली का पटाखा लोग हमेशा खरीदें, मतलब पटाखा हमेशा बिकता रहे, वो तभी हो सकता है कि केवल दिवाली के साथ साथ बाकी त्योहारों पे भी पटाखा बजे। तो पटाखा बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनका जो अपना सिंडिकेट है, उनका जो एसोसिएशन है, उन्होंने टीवी में ऐड देना शुरू किया कि नए साल का सेलिब्रेशन भी हम पटाखे से कर रहे हैं, शादी विवाह में भी हम पटाखे कर रहे हैं, मैच जीतने के बाद भी हम पटाखा चला रहे हैं, बहू का स्वागत, बच्चे बहू का स्वागत से, सब ठीक है, पटाखे हो रहे बर्थडे पे भी, शादी की सालगिरह, सब पे पटाखे चल रहे हैं। ये पटाखा चलाना हमारे दिमाग में कहां से आया? हमने टीवी देख के किया। और टीवी में हमें किसने दिखवाया? पटाखा बनाने वाली कंपनियों के एसोसिएशन ने ऐड दे के 2-4 हीरो हीरोइन को पैसा दिया कि भैया ऐसा ऐड बनाओ कि जिससे लोगों को लगे कि पटाखा अब अनिवार्य, जीवन का अनिवार्य हिस्सा हो चुका। सेम आपका यही हथियार के मामले में हो रहा है। हथियार बनाने वाली कंपनियां अलग अलग देशों से मिलके ये ऐसी व्यवस्था कर रही हैं कि देश इसमें उलझे रहें और उलझ रहे हैं। उनका सामान बिक रहा है, उनकी बल्ले बल्ले हो रही है, उनको लगातार अपना उनका प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, आम जनता उसमें पीस रही, आम जनता तड़प रही है, चाहे वो X देश हो, चाहे Y देश हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, अल्टीमेटली। लेकिन भाई आप इनको ये भी, जैसे भारत पाकिस्तान का आप देख लो, लगातार होता है। भारत कुछ नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान बार बार करता है, बार बार करता है, बार बार करता है। क्यों? क्योंकि वो जो हथियार बनाने वाली कंपनियां जो वहाँ आतंकवादियों को फंडिंग दे रही हैं, वो फंडिंग दे रही हैं कि तुम युद्ध करो तभी तुम्हें पैसा मिलेगा। तो वहाँ जब भी अभी पाकिस्तान में लगभग 9 जगहों पे हमारी सेना ने मारा है, जाके ना बम गिराए और उसको ध्वस्त किया। हम उसको क्या बोलते हैं? आतंकवादी अड्डा। एक्चुअल में आतंकवादी अड्डा था क्या? उनके लिए तो मदरसे थे ना? उनका मदरसा था, उनकी मरकज थी। तो पाकिस्तान में ऊपर मदरसा बना हुआ है, नीचे आतंकवादी बैठे हुए हैं। ऊपर मरकज बनी हुई है, उसके बेस में आतंकवादी बैठे। मरकज क्या होता है? मरकज जहाँ फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, मदरसे में वो जो पढ़ाई वढ़ाई मेंटल, हाँ, मतलब मेंटली मदरसे में तैयार करते हैं, फिजिकली तैयार करते हैं मरकज में। और फिर उसके बाद वहीं बगल में मस्जिद है, तो ऊपर मस्जिद बना दिया, नीचे वो बंकर बना के आतंकवादी बैठे हुए हैं। अब आतंकवादी वो जो गरीब बच्चों को उठाते हैं, ये जो बड़े बड़े मौला मौलवी, वो क्या उठाते हैं? उनको जिहाद के नाम पे, मजहबी उन्माद के नाम पे। तो इनफैक्ट जो पूरे दुनिया में रिलीजियस टेंशन बढ़ रही है, इसके पीछे भी वो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं जो AK-56 बना रही हैं, AK-47 बना रही हैं, जो हथियार बम बारूद बना रही हैं। अल्टीमेटली जब जिहादी तैयार नहीं होंगे तो फिर आतंकवाद बढ़ेगा कैसे? जैसे उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान का जब युद्ध होता है, बीच में शुरुआत कैसे होती है? आतंकवादी घटना से। उसका मूल क्या होता है कि भाई पहले उसे 4 आतंकवादी आए, हमारी 26 बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ा, उसके बदले में भारत ने ये किया, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने ये किया। और पाकिस्तान ने जो किया सो किया, फंडिंग मिल गई, जगह जगह फंडिंग मिल गई। प्रूफ है ये तो प्रूफ है, साफ साफ दिख रहा है। तो आप खुद सोचो कि पाकिस्तान, अमेरिका को भी पता है उसामा बिन लादेन वहीं था। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसको नहीं पता कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा नहीं है? और जब पता है, इसके बाद भी अमेरिका भी पाकिस्तान को फंडिंग कर रही है, वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को फंडिंग कर रही है, चाइना भी पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है। तो सारे देश अगर कर रहे हैं, यूरोप से भी कई जगह फंडिंग आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जानते हुए कि आतंकवादी देश है फिर भी फंडिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं फंडिंग करने वाले इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, उनको पता अच्छे से फंडिंग करेंगे, इस पैसे को फिर आतंकवाद में खर्च करेगा, अच्छा और फंडिंग करेंगे, फिर ये खर्चा करेगा, फिर यहाँ पे इस तरीके के साथ बढ़ेगी। तो ये टेररिज्म, आतंकवाद, युद्ध एक अपने आप में ये कहते हैं प्रॉफिटेबल धंधा हो चुका है। युद्ध भी आज एक धंधा हो गया है, आतंकवाद भी एक धंधा हो गया है, अलगाववाद भी एक धंधा हो गया है, जिहाद भी एक धंधा हो गया है, ये जो मजहबी उन्माद है एक धंधा हो गया। अल्टीमेटली उसके पीछे पैसा जुड़ा हुआ है, पैसा व्यापार, पैसा और व्यापार, पैसा और व्यापार, उसमें ये दोनों क्यों है तीसरे विश्व युद्ध की आहट, ये आप बहुत बारीकी से समझ गए होंगे। शुक्रिया सर ये जानकारियां देने के लिए। बाकी आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं? ये जो
लड़ाइयां बिजनेस को लेकर, अल्टीमेटली पैसे के लिए जो चल रही हैं, अपने आप को सुपर पावर दिखाने की होड़ मची हुई है, इसे लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।